आप कहते हैं ऋणग्रस्ता से हम विकास करते हैं, ऋण लेके विकास करते हैं, तो आप और ले लीजिए, हम कहाँ कहते हैं। इस बात को स्वीकार करने में आप क्या क्या दिक्कत होती है। आप अंतोगत घूम के फिर 9 लाख पर आ गए, 9 लाख करोड़ पर, इधर से उधर हमको इतने देर डिस्टर्ब किए। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने नेता प्रतिपक्ष आपने कल एक एक्ट पास कराया अनुशासन का कि हम जो है किसी भी मूल्य में सकल घरेलू उत्पाद से 30% से अधिक कर्जा नहीं लेंगे, ये आपने कल पास कराया यही। अच्छा, इसी तरह से आपने ये पास कराया अपना राजकोषीय घाटा, वो तो पहले से 3% से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद से, तो मैं कह ही रहा हूँ, कहाँ मैं कह रहा हूँ। और आपका जो सकल ये 26-27 में 16-17 में, छोड़िए आपको राजकोषीय घाटा बताएं, 17-18 में 42,967 86 रुपये से बढ़कर 2026-27 में राजकोषीय घाटा हो गया 1,18,480 करोड़। है कि नहीं है? है ना? सही, ये तो नहीं गलत है ना? ये पूरे जीएसडीपी का 2.898 है, 2 पॉइंट कम है, नहीं तो आप 3 पार कर जाते। ये मैं आपको नहीं बताता हूं। आपने प्रति व्यक्ति आय में कही है, प्रति व्यक्ति आय आपने आपकी बताया 1,20,000 हमारा हो गया, लेकिन वो ठीक है, और प्रदेशों का ऐसा है 1,20,000 आपका अनुमान है कि हमारी प्रति कैपिटा आय हो जाए, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान का जो आय है प्रति कैपिटा, उसका तो 53.5% है। आप उसके बराबर अभी नहीं पहुंच पाए। आप मान रहे नहीं पहुंच पाए, लेकिन तब कहा इतना ढिढोरा पीट रहे हैं, बहुत हो गए, तरक्की कर गए, आय बढ़ा दिया, पता है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नहीं ठीक है, हम ज्यादा नहीं करें। अब वो सकल घरेलू राज बताने में बहुत समय लगेगा, उसको ज्यादा नहीं, लेकिन एक चीज आपको बता दें, सकल घरेलू उत्पाद में कर्नाटक कर्नाटक तो हमसे थोड़ा 1 लाख करोड़ कम हो गया है, लेकिन तमिलनाडु हमसे ज्यादा है, महाराष्ट्र हमसे ज्यादा है। आप तीसरे नंबर, आप अरे हम इंटरप्ट करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? दो प्रदेशों से आप तीसरे नंबर पर आ गए। पिछली बार आपने बताया था कि तीसरी बार पहली बताया था, लेकिन कर्नाटक की आय उस समय ज्यादा थी, कर्नाटक का घट गया, आप 1 लाख करोड़ बढ़ गया, तो आप पूरे हिंदुस्तान में अब तीसरी शक्ति हो गए। जब आप तीसरी शक्ति हो गए तो विकास काम भी ज्यादा होना चाहिए। हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो समाजवादी पार्टी का बजट था वो 3 लाख करोड़ कुछ था, लेकिन हम लोगों ने कितने काम किए? हम लोगों ने उसे बहुत काम किया। अब उस कामों की सूची हम नहीं देंगे, क्योंकि आप यहाँ तो जो बोलने खड़े होते हैं वो वही 12-13 से शुरू करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं। लेकिन आपको बताओ, उस पैसे में इकाना जैसा स्टेडियम बना, इकाना उसी में बना था। अच्छा चलिए, मान लिया मेट्रो चला, अब ये इलाहाबाद कोर्ट बनी, पुलिस मुख्यालय बना। अब हम बहुत, कहाँ तक हमारे पास 110 लिस्ट है, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाए, लेकिन ये सब उतने पैसे में बना। आप इतना बड़ा बजट लाए हैं, कोई एक बता दीजिए सिवाय एक्सप्रेस वे को छोड़कर कि आपने लोक भवन भी उसी में बना है, जिसमें आप बैठते हैं, लोक भवन उतने ही बजट। आप इतना बजट लिए पिछली बार, कितना बड़ा काम कोई प्रदेश में किसी कोने में क्यों? आप जो बोलेंगे तो आप बता दीजिएगा, मैं वो नहीं कहना चाहता हूं। दूसरी बात है कि पदव्यक्ता हो गया, ये हो, अब मैं ज्यादा, आप कितना पैसा आपने जो लिया था उसकी स्वीकृतियां कितनी जारी करी? माननीय
हम आंकड़ा तो नहीं देंगे, लेकिन जितना बजट आपने पिछली बार पास किया, क्या उसकी वित्तीय स्वीकृतियां उन कार्यों के लिए जिलों में गई? नहीं पहुंची है। उतना पैसा आप खर्च नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है? या तो आप कंसोलिडेट में पैसा नहीं है कंसोलिडेटेड फंड में, अथवा आपका ये आकलन गलत हो गया है। तो बजट बनाते समय उन सारी बातों पर गंभीरता से सोचना चाहिए, जिससे आगे चल करके दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए आपने वित्तीय स्वीकृति नहीं, मैं मानता हूं कुछ दिक्कत होती है। कुछ पैसे ऐसे हैं जो राज्य के कर से आपको मिलेंगे, जो केंद्र के से आने हैं। वो केंद्र का पैसा तो आता है 30 मार्च को, 31 मार्च को, तो उससे दिक्कत हो सकती है कि वो आप उस समय जारी करें। तो उसमें, लेकिन जो पैसा आपके पास है उसको तो जारी करके खर्च करा देना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो। सब बजट तो हम पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप वित्त मंत्री हैं, आप कुछ जानते हैं। अगर हम कहने लगेंगे तो अभी जो है आप फिर देखिए, ये 25-26 के राजस्व लेखे में आपने 13.32% कम बैक हो रहा है। राजस्व लेखे में आपने पहली बार व्यय कम किया है। ये राजस्व लेखे का व्यय कम करना बजट की अच्छाई का परिणाम है। पूंजीगत लेखे में ज्यादा खर्च होता है तो हमारे एसेट बनते हैं, और उससे जो है वो अच्छा बजट माना है। आपने कम खर्च किया है। दूसरी बात है, वित्तीय वर्ष 25-26 में जो केंद्रीय कर से हमको मिलना था राज्य का अंश 2.07 कम मिला। इसका क्या कारण? इतना प्रतिशत कम प्राप्त हुआ। कारण क्या है? आप जब अब बोलेंगे तो बता देंगे कि जो आपको केंद्रीय करों में जो आपका हिस्सा था उससे 2.07% कम आपको प्राप्त हुआ है। अब इसमें स्वीकृत बजट में कम खर्च हुआ है। अब उद्योग तथा खनिज में तो 9.91 कम हुआ, परिवहन में 12 इसको बहुत बताने से कोई फायदा नहीं, आप तो जानते हैं, आप मानेंगे भी नहीं। 2026-27 में वर्ष 2027 राजस्व लेखे में आपने लक्ष्य रखा है 47.89% अधिक प्राप्त करने का। कैसे प्राप्त होगा? या तो आप टैक्स लगाएंगे या कोई तरीका निकालेंगे। 25-26 में 25-26 का जो बजट है उसमें बहुत सी मदें हैं जिसमें अधिक वसूली करने वाली मदें थी। जैसे राजवस्त्र सेवा कर में आपने सोचा था 79.18, भू राजस्व में आपने सोचा था 144.57, अष्टांग पंजीकरण शुल्क में सोचा था 33, ऐसे है सब में आपने बढ़ा कर रखा था। अच्छा, अब सरकार ये वसूली जब करेंगे तो या तो महंगाई बढ़ेगी या तो टैक्स लगेगा। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए और गंभीरता से इसे सोचने की जरूरत है। अच्छा चलिए, नहीं ठीक है, आप टोकते हैं, ठीक है, हम सुधार कर लेंगे अगर हो सकता है हमारी जानकारी ना हो, क्योंकि सरकार के पास सारे आंकड़े अधिकारी हैं। अब तो छपता नहीं। वित्त मंत्री जी, आप पहले यहाँ एक सूचना की डायरी छपती थी। सूचना विभाग, सांख्यिकी विभाग बताता था हमारा पर हेक्टर कितनी उपज है, हमारा पर कैपिटा कितनी आमदनी है, हम दवा पर कितना पर कैपिटा खर्च करते, एक सूचना डायरी बनती थी। अब आपने वो भी बंद कर दिया। नहीं है। अब हमको तो नहीं मिलती तो इसको खोजने क्या जरूरत थी? लाइब्रेरी में वही बैठ के पढ़ लेते, उसको करने की क्या जरूरत थी? नहीं, बनवा दीजिए, बनवाना चाहिए। ब्याज अनुपात, यह अनुपात जितना अधिक होगा, राज्य सरकार किसी नए ऋण की सेवा प्रदान करने और अपनी राजस्व प्राप्तियों से अपने राजस्व व्यय को पूरा करने में उतनी ही कम सक्षम होगी। यह ब्याज अनुपात निरंतर बढ़ता जा रहा है। 24-25 में 9.6% था, 25-26 में 10.4% रहने का अनुमान है, 26-27 में 9.2% का
अनुमान है ब्याज का। ये अब जब ब्याज बढ़ेगा तो आपका बहुत बड़ा जो खर्च होना है वो अपने आप रुक जाएगा, इसलिए इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब मैं 2-3 बातों बजट पर फिर मैं एक बात करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आज बजट भेजते हैं हम लोग गदगद हो जाते हैं कि बजट आ गया, मेरी सड़क बन जाएगी, और 12-1 बजे बाद जब इंजीनियर से पूछते हैं कहते बजट वापस हो गया। उसका कारण क्या है? आप जीरो बजटिंग कर देते हो। होना भी चाहिए, हम नहीं, पहले ये व्यवस्था थी, हालांकि मैं ही उसमें जिम्मेदार हूँ। माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे लड़के को, हम पहले ये होता था बजट आया अगर नहीं खर्च हुआ उसका तो दिक्कत ये होती है वो पैसा जाए कहाँ। तो पहले तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने पर्सनल लेजर अकाउंट बनवाया था और उसमें डाल देते थे और पैसा पड़ा रहता था, 2 लाभ होता था। एक तो आपकी ट्रेजरी हाई रहती थी, जब ट्रेजरी हाई रहती थी तो आप रिजर्व बैंक से आपको पैसा बराबर मिलता रहता था। अब क्या हुआ, पैसा चला जाता है और लैप्स हो जाता है, वो योजनाएं चल नहीं पाती, वो उसमें पड़ा रहता था। हमने क्यों उठाया था? हमारे जिले में 3 अरब रुपया पीएलए में पड़ा था, प्राथमिक प्राइमरी स्कूलों का, काम नहीं हुआ। मैं बहुत लड़ा, फिर ये प्रश्न अध्यक्ष जी ने प्रश्न और संदर्भ समिति को सौंप दिया, फिर तिवारी जी मान गए कि ठीक है पीएलए में जमा करेंगे, लेकिन 1 महीने बाद उस पैसे को निकालकर हम उन कामों पर खर्च करेंगे जिसके लिए स्वीकृत अभी है नहीं। पैसा जाता है, चला आता है, काम होता नहीं। तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि बजट वापस ना हो। किसी भी तरीके से बजट वापस होता तो आपका विकास रुकता, आपकी योजनाएं रुकती हैं, आपका जो संकल्प है वो संकल्प कमजोर होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं इस बजट के बारे में इसको सोचें और किसी भी तरह से जो पैसा जाए फिर रात में ही वापस ना आवे, उस काम के लिए रखा जाए। ये बजट के मामले में अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत हो गया है, और खन्ना जी तो कुल पढ़े ही हैं, इनको बताने कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मान्यवर, अब मैं दूसरी तरफ बढ़ता हूँ। देखिए स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं। मानव जीवन की 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, चिकित्सा और शिक्षा। ये दोनों मानव जीवन के विकास को पराकाष्ठा पर ले जाते हैं, और इस पर अगर आप अधिक ध्यान नहीं देंगे तो ज्यों की त्यों रह जाएंगे। हम बजट पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, कितना आपको मिला कितना नहीं मिला, लेकिन एक बात कहेंगे, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या आपको जो जिला अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें जिस तरह की दवा की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो आपने ट्रस्ट की व्यवस्था करा दी है, हमारे अस्पताल में भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1-2 स्वास्थ्य केंद्र जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने थे, रमाशंकर कौशिक जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनसे मांगकर एक अपने लिए ले गए थे, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा पुराना था। अब तो बिल्डिंग भी गिरा के नहीं बनने जाए, वहाँ है, लेकिन अगर स्वास्थ्य इसमें डॉक्टर नहीं उपलब्ध हैं, आपको सर्जन नहीं मिल रहे हैं, ऑपरेशन करने वाले नहीं मिल रहे हैं, और आपने यूक्रेन से और मॉस्को से और जहाँ से पढ़ के लड़के आए हैं उनको आपने अभाव में नहीं, आपके MBBS मिले लखनऊ के, कानपुर के, आपने उनको रख लिया। मैं उनकी योग्यता को नहीं चैलेंज करता हूँ, लेकिन वो लोग उतने परिपक्व नहीं है। हमारे मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ तो हम देखते हैं यूक्रेन वाले और ये सब वहाँ हैं। तो ये आप जो एक जिले में एक ही अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनाइए, जिला अस्पताल है, अब तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज, उसको इतना परिपूर्ण करना चाहिए जहाँ से लोगों को लौटना न पड़े। अब होता क्या है, मुख्यमंत्री जी आपका सबसे बड़ा सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, मैं उस मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी गया हूँ, वैसे भी गया हूँ। अब होता क्या है, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा रेफर कर दिया जिले पर, जिले माने मेडिकल कॉलेज में, तो ठोंक बजा के लिख देते हैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाओ। अब वो बेचारा लाते फाने मेडिकल कॉलेज जाता है, अब मेडिकल कॉलेज से फिर वो लिख देते हैं PGI जाओ,
अब फिर वो भागता वहाँ से पीजीआई आता है, पीजीआई बता दिया मेरे यहाँ जगह ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है डॉक्टर लोगों की, अब गोरखपुर तो इतना पुराना मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तो अच्छे डॉक्टर होंगे, वो क्यों रेफर कर देते हैं? इस पर मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, इसको आप देखें, ये रेफर करने वाली पर पार्टी खत्म हो। दूसरी बात, आप यहाँ भी कुछ संविदा पर हैं, आउटसोर्सिंग हैं, तो बेचारे क्या करें, वो तो रोज हमसे मिलते ही हैं। अब हमारे यहाँ एड्स की देख रेख के लिए आपने कर्मचारी रखे हैं संविदा पर। होता क्या है, जब उनके अधिकारी नाराज हो जाते हैं तो पट से उनका निकालते हैं रिजल्ट और उनको बाहर कर देते हैं। तो ये जो संविदा कर्मी है स्वास्थ्य में, तो कम से कम संविदा कर्मी न रखें। अब मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मी, पैरा मेडिकल सब संविदा पढ़ाएंगे तो उतनी कायदे से काम नहीं करेंगे, परिणाम क्या होता है, भ्रष्टाचार आ जाता है। अब देखिए, जो संविदा कर्मी एक्सरे के लिए है, जरा सा झगड़ा हुआ फौरन आदमी पहुंच जाता 325 बनाने के लिए। अब वो क्या करते हैं, यहाँ एक बाल रख देंगे और इसके बाद चाहे टूटा हो चाहे ना टूटा हो एक्सरे बना के दे देंगे, रुपया ले लेंगे। तो अगर अस्थायी कर्मचारी रहेगा तो दबाव में रहेगा, वो डरते नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है स्वास्थ्य विभाग में कम से कम आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी न रखिए, और चाहे जहाँ रखिए, क्योंकि ये हमारे जीवन और उसका संबंध है। इसमें इसके नाते ये होगा कि हम जो है कम से कम हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरी बात है कि आप यहाँ अब डॉक्टर तो है नहीं, मेडिकल कॉलेज आपने तमाम खोल दिया। हम आपसे रिक्वेस्ट किए, वहाँ बेहोशी वाला डॉक्टर नहीं था, ऑपरेशन कैसे हो, तो आपसे जब कहा तो आपने एक किराए का मंगा दिया, परमानेंट नहीं भेजा। वो सबके यहाँ पैसा लेके करते थे, वो आ गए। तो इस सब देखिए, एक ही इस कॉलेज को अब कितनी भीड़ है, लोहिया में कितनी भीड़ है मेडिकल कॉलेज में कि तो अगर ये हमारे जिला अस्पताल या जिले के जो मेडिकल कॉलेज हैं ये अगर बढ़ें तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे यहाँ कोई बीमार होता था तो उसकी फाइनल दवा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में होती थी, लखनऊ नहीं आना पड़ता था। पीजीआई से भी, लोहिया से भी, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज पुराना है, बहुत पुराना है, वहीं से हम लोगों की दवा होती थी। लेकिन अब वो भी हम लोगों को भेज देता है। अब भेजने में क्या होता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता, वहाँ जगह नहीं मिलती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरा इन दलालों को पकड़वाइए, आप तो बहुत पकड़ते हैं इस हमको। ये दलाल खड़े रहते हैं, उठा के ले जाके उनके घर में डाल देते हैं। ये जो नर्सिंग होम खोले हैं, और वो दवा लिखते लिखते वो जब मर जाते हैं तो लाश भी नहीं देते, कहते हैं हमारा 2 लाख बाकी दे के जाओ। तो कम से कम इन अस्पतालों को भी आप चेक करिए कि कितना। आपने बताया था आप आयुष्मान कार्ड की आप जांच करा लें तो ये जो हैं छोटे अस्पताल, वो सबसे ज्यादा एक बार एक आदमी लेके आता है, चाहे जो बीमारी हो, 5 लाख खर्च कर लेते। वो बेचारा भाग के लौट के चला जाता है हमारे पास। हमने कहा पैसा खत्म हो गया, पीजीआई ले चलो। तो आपने हम लोगों को दिया तो उसमें तो कुछ दे देते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को आप ठीक करिए जिससे ग्रामीण आदमियों को, गांव के रहने वालों को भी सुविधा मिले। गांव का आदमी लखनऊ आता है तो घर बेच के आता है, खेत बेच के आता है। सबसे 2 चीजें जो हमारे लिए सबसे सुलभ होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों महंगी हो गई हैं। जब से WTO लागू हुआ तब से तो दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं। 5 रुपया लेके जाइए, घर भर की दवा लाइए। अब घर भर की दवाई नहीं मिलती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये इसमें करिए। और जो आपने बुनियादी, कितनी अच्छी बात समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, उसकी प्रशंसा नहीं करते। जब लोग उठते हैं तो सीधे ठगी, बेईमानी और कोई आरोप नहीं बचता है जो समाजवादी पार्टी के सरकार पर। आपने कोई निकाला 102, 108, ये गरीबों की प्राणदायक व्यवस्था बन गई है। और जो कमजोर वर्ग के सड़कों पर घरों में डकैती डाल देते थे, उनके लिए 100, जिसको आपने 112, ये प्राण रक्षक वाहन है। ये किसने किया था? अखिलेश यादव जी ने किया।
हाँ अरे हुआ ना, लेकिन मैं कहता हूं अब मैं कहता हूं वो एम्बुलेंस अब खराब हो गई। अब उतनी दूरी तक लखनऊ तक आने में उनको दिक्कत हो। मेरा ये कहना है कि आप इनको चेक करा लें, जो खराब है उनको बदल दीजिए और इनको गतिमान रखिए, जिससे अब रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, दौड़ के जाते हैं, लाद के जिले में ले जाते हैं, सब ले जाते हैं ना। तो इसको पुराने बहुत हो गए, हम जाते हैं कुछ जर्जर हैं, चलते नहीं, कहता भाऊ हम मुख्यालय से जा ही नहीं पाएंगे, लखनऊ जाए हैं। तो इसको आपसे निवेदन है, इसको जांच करा लीजिए और इसको ठीक कराइए। पैरामेडिकल और डॉक्टर की कमी हो आप पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतने मेडिकल कॉलेज आप जब हो गए हैं, जब ये निकलेंगे 5 साल बाद, तब डॉक्टर की कमी नहीं रह जाएगी। अभी तो डॉक्टर की कमी है। अभी हम जनसंख्या के अनुपात में केवल 1000 पर 0.37 डॉक्टर हैं, जबकि WHO का मानक है 1000 पर 1 डॉक्टर। अभी आप WHO के मानक तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इसको जरा गंभीरता से देखने की आवश्यकता है और इसको आप देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री रोग, हृदय रोग, बाल रोग जैसे विशेषज्ञों की भारी कमी है। मैं जानता हूं डॉक्टर बड़े हो जाते हैं, जब झोला छाप डॉक्टर 1000 रुपया रोज कमा लेता है, कुछ पढ़ा नहीं तो पढ़ा लिखा तो कमाएगा। इनको उतनी वेतन तो दे नहीं सकते, क्योंकि आपका एक नियम है, इसके नाते डॉक्टर आपके क्षेत्र में आते नहीं। इसलिए इनको जो है आप किसी भी तरह से चाहे हायर करके 2 घंटा 4 घंटा अस्पताल में बैठवाइए, जिससे मरीजों को देख सके। मान लीजिए आपके पास नहीं है तो अच्छे स्पेशलिस्ट क्षेत्र में हैं, उन्हीं को कुछ पैसा देकर रख लें, जैसे सबको रखते हैं, तो इससे आपको हो जाएगा। नर्सों और पदों में लगभग 46% और लैब तकनीशियनों में लगभग 46% की रिक्ति देखिए, 46%। इसको भरने की कोशिश करिए। बिस्तरों की कमी है, वो सब छोड़िए। बस इतने आपको ज़्यादा कहेंगे तो वैसे आप बहुत इस समय मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं दौड़ाऊंगा। आपसे निवेदन करता हूं, बाबा हंस रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा हम लोगों की तरफ भी आइए। अभी ये उन्नाव हरदोई न देखिए सबसे बड़ी जटिल बीमारियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पानी की समस्या है। वो पानी नहीं मिल पा रहा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आर्सेनिक पानी है, कहीं ब्लॉक में कुछ है। तो वहाँ थोड़ा एक बार आप दौरा कर लेंगे और CT स्कैन और ये आप MRI तो आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ पहुँचा दिए हैं, इसको सब जगह पहुँचा दीजिए। ये मैं हमारे यहाँ कुछ है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता ना, मैं झूठी आलोचना करता हूँ, मेरी आदत नहीं है। और इसलिए वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक बार कोशिश करिए। जिले में तो CT स्कैन है, लेकिन यहाँ CT स्कैन हो जाए, MRI हो जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य नहीं सब है। जो बड़े अस्पताल है जैसे हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 500 आउटडोर के मरीज पर डे आते हैं, कम से कम 500। आप रिकॉर्ड मंगा के देख लीजिए, वो इटवा का इतना आते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी आप देखिए, मेडिकल कॉलेज में कुछ ठेके पर हो गया। हमारे यहाँ के भी कुछ लोग ठेका उसमें लिए हैं, ये एक्सरे का, तो मैं उसमें नहीं कुछ कहता। ये है, जब नहीं संसाधन उतरे हैं तो आप कहाँ से लाइएगा। अब इसलिए आपसे स्वास्थ्य के बारे में इतना मुझे कहा। अब मैं आता हूँ शिक्षा पर। शिक्षा में शिक्षकों की भारी कमी है। अभी मंत्री जी के एक जवाब में आया था, प्राथमिक शिक्षा, अगर प्राथमिक शिक्षा बढ़िया नहीं होगी तो उच्च शिक्षा कभी अच्छी हो नहीं सकती। हम लोग जिस समय प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे, आप पता नहीं पढ़े कि कॉन्वेंट में पढ़े, हम तो बोरा वाले स्कूल में पढ़े, जहाँ अपना बोरा ले जाओ, बिछाओ, पढ़ो। लेकिन जो उस समय ज्ञान मिलता था वो आज नहीं हो पा रहा है। एक प्राइमरी स्कूल के बगल में जब लड़के रोजगार नहीं पाते हैं तो एक छप्पर रख के कॉन्वेंट टाइप चला देते हैं। मान्यता नहीं मिलती है, उनका
रोज दिक्कत होती है। वो बेहतर पढ़ाई करते हैं आपके प्राइमरी स्कूल से। आपने अब कंपोजिट विद्यालय खोला है, लेकिन वो भी 2 ही खोला है जिले में। कंपोजिट विद्यालय अब मुकाबला करना पड़ता है, तो ग्रामीण स्तर का बच्चा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो इन स्कूलों से पढ़ के आते हैं, इन कॉन्वेंटी स्कूलों से जब उनका मुकाबला पड़ता है तो कमजोर हो जाते हैं। तो आप कहते हैं इनका नंबर ही नहीं आया, नौकरी कहाँ से, पढ़ने की सुविधा देंगे नहीं और नौकरी में कहेंगे इनका नंबर नहीं आया। इसलिए इस व्यवस्था को थोड़ा सुधार करिए। क्यों आप 70,000 देते हैं? कभी कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर 1 लाख पाता है, वो 1 लाख पाता है, 3-4 हजार वाले लड़के इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाता? आपने शिक्षा, खंड शिक्षा कहाँ है? मंत्री जी नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी रखे गए हैं, उनकी देख रेख के लिए रखे गए हैं। तभी हम तो परेशान थे, मैंने बड़े मेहनत से जाके छुट्टी पाए। सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, और नोएडा, सहारनपुर, गाजियाबाद, कुल हमारे सिद्धार्थनगर में पहुंच गए थे। बड़े लड़के पहुंचते, लड़कियां पहुंच गई थी, परेशानी थी। तो मंत्री जी से कहा, बाबा जी ने कुछ रुपये, वो चले गए वहां। अब वो जगह रिक्त है। हमारे गांव में भी एक शिक्षा मित्र है, हमारे गांव के स्कूल में नई मास्टर है। अब मंत्री जी से कहता हूं तो कहते हैं हमारे पास शिक्षक बहुत भरे पड़े हैं। अभी आपने अपने जवाब में ही बताया परसों कई हजार शिक्षक खाली। तो जब तक प्राइमरी बुनियाद नहीं ठीक हो गई, तब तक उच्च शिक्षा आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। और उच्च शिक्षा हमारे इन्वेंशन के लिए, हमारे आविष्कार के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को, हमारे ज्ञान को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक है। तो ये बच्चे वहाँ जाके नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहता हूँ आप भी दौड़ा करिए किसी प्राइमरी स्कूल में। 5 हैं तो 3 आते हैं, और खंड शिक्षा अधिकारी से मिल जाते हैं, वो 3 दिन नहीं रहेंगे। तो इस पर जरा आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात है, जब प्राथमिक से हम पास करके मिडिल में जाते हैं, तो मिडिल की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। जब आदमी मिडिल, जिसे आप जूनियर हाई स्कूल कहते हैं, जूनियर हाई स्कूल तक अगर अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, तो आपको मैं बताता हूं आगे चल करके लड़के कभी ड्रॉप आउट क्यों होता है। ड्रॉप आउट आपको दिखा दे तो आप वो हो जाएंगे। ड्रॉप आउट ये माध्यमिक स्तर पर बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। लड़कियों के मामले में यह दर लगभग 15% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कारण क्या है? उनका मन लगता नहीं। अच्छा, वो सोचते हैं रोजी रोटी मिलेगी नहीं, वो अपना रिक्शा चलाने चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, अहमदाबाद। तो इसको अगर बेहतर करेंगे तो गरीबों के लड़के भी पढ़ लेंगे। अब हम लोगों की भी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम उसमें सिटी मान सिस्टम पढ़ावें। एक लड़के की फीस इतनी है। अच्छा, एक चीज और करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून बनाकर इन जो कॉन्वेंट या इस तरह के स्कूल हैं जहां 5-5 लाख 20-20 हजार पर मंथ फीस लेते हैं, कानून बनाकर इनको रोकिए, इनको एक सीमा तक लाइए। जब तक कानून नहीं बनेगा, मानने वाले नहीं हैं ये, उससे ये उसको व्यवसाय समझनी है, शिक्षा को आय का साधन समझनी है। और जब तक आय के साधन से इनको अलग नहीं करिएगा, तब तक शिक्षा बढ़िया आपकी हो नहीं सकेगी। इसलिए ऐसे लोगों को आप घेरे में, ये कौन है स्कूल है, ये जयपुरिया है, ये कौन है, फलाना है। जय बाबा आपको बताया नहीं, जयपुरिया वाला मुझे बुला ले गया कानपुर अपने स्कूल के उद्घाटन में। तो हमने पूछ लिया, गरीब लड़कियों को कितना फीस लेते हो, क्यों इतना लेते हो? वो नाराज हुआ, तब से हमको बुलाया भी नहीं। कहा कि आप आए हैं हमारे स्कूल की वो देखने आए कि आए हैं बच्चों को संबोधित करने। तो ये है, आप गोरखपुर में है नहीं, कारमेल वोरमेल है नहीं, तो ये ऐसे नहीं जाएगा। वो संविधान के अधिकार का, जिन्हें अपनी जो कॉन्वेंट या स्कूल चलाने का अधिकार उन्हें मिला है कि वो अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे, उसका दुरुपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं। आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा, आई एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो, तो अपने खोज ले आया, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया जाए। यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का
विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था। ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए है। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए। हम तो अब समय नहीं है, मैं प्राइवेट बिल लाता, बल्ब गिर जाता कोई बात नहीं, लेकिन एक बिल बनाकर एक औसत स्कूल जो है उनकी फीस आप निर्धारित कर दें। हम जब ये यूनिवर्सिटी बिल आता था मैं संशोधन कर देता था कि आप तो सब रहेंगे, लेकिन राज्य कर्मचारी एक रजिस्ट्रार सरकार का रहेगा, फाइनेंशियल अधिकारी सरकार का रहेगा। राकेश दत्त त्रिपाठी हमसे कहे तो कौन यूनिवर्सिटी चलाएगा, आप कौन संशोधन ले आए हो? हमने कहा भाई जब खाली पैसे कमाना है, शिक्षा का महत्व नहीं रह जाएगा, गरीब कहाँ पाएगा? दो मुकाबला हो रहा है, एक बड़ा शिक्षा, एक छोटा शिक्षा। बड़ा शिक्षा वाला IAS, छोटा शिक्षा वाला रिक्शा चालक, टेम्पो चालक। ये दो प्रकार की संस्कृति क्यों पैदा की जा रही है? इसमें कानून बना के आपको इसको रोक